नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 12 को, जिसके अंतर्गत सॉल्व करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहां से आपको सीधे सीधे सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 221 यानी 221 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 221 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स की वर्णन प्रविधि आधारित है, यानी कि जो आपकी वर्णन प्रविधि है वो आधारित है, किस पर आधारित है। ऑप्शन ए कहता है पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन बी कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन सी कहता है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वर्णन प्रविधि है वो किस पर आधारित है। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है, जिसके अंतर्गत हमने शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत कुछ विधि कुछ प्रविधियों को हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने कुछ शिक्षण के सूत्र पढ़े हैं। तो वहीं से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वर्णन प्रविधि जो होता है वो आधारित होता है किस पर। क्या वो पूर्ण से अंश पर आधारित होता है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर ए और बी दोनों पर, या फिर कोई नहीं पर। तो अगर आपने वर्णन प्रविधि को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि वर्णन प्रविधि जो है वो पूर्ण से अंश पर भी आधारित होते हैं और ज्ञात से अज्ञात पर भी आधारित होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 222 आपसे कहता है कि सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। यानी कि सीखने में जब आप सीखते हैं किसी चीज को तो उसके दौरान समस्या का समाधान, जब समस्या का समाधान अचानक आता है, यानी कि एकदम से रैंडमली सीखने में समस्या का समाधान आता है, तो वह सिद्धांत यानी कि उस सिद्धांत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी कहता है प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है दोनों, और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सीखने के दौरान अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाए और उसका समाधान आप अचानक आपके दिमाग में आता है तो वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके अधिगम टॉपिक से लिया गया टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हमने अधिगम के दो प्रकार के सिद्धांत पढ़े हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी। जिसमें जो संज्ञानवादी सिद्धांत होता है उनको कहा जाता है सूझ का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत होता है स्टूडेंट्स, इसको हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान आपको अचानक सूझता है, इसलिए इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं। जिसके प्रवर्तक आपके मैक्स वर्दिमर, वल्फगंग कोहलर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोफका है। ये सभी इस सिद्धांत से संबंधित है और इसका जो प्रयोग करता है वो कोहलर साहब है, और इसके जो प्रवर्तक है वो आप मैक्स वर्दिमर को मानते हैं। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 222 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 223 आपसे कहता है कि सूचना का स्रोत नहीं है। यानी कि देखिए सूचना यानी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इसके स्रोत नहीं है। कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो सूचना के स्रोत को प्रदर्शित नहीं करते। ऑप्शन ए कहता है जनश्रुति, ऑप्शन बी कहता है अफवाह, ऑप्शन सी कहता है दंत कथाएं, और ऑप्शन डी कहता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो स्टूडेंट सूचना के स्रोत यानी सूचना का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, जानकारी, तो जानकारी के स्रोत नहीं है। तो देखिए जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा जो सुनी गई बातें होती है, यानी कि जो लोग कहते हैं तो वो तो इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि आप अफवाह को देखते हैं, यानी कि आप कभी कभी गलत सूचनाएं पढ़ लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सूचना के स्रोत होते हैं, क्योंकि वो चाहे आप गलत जगह से पढ़े या फिर सही जगह से ऑथेंटिक पढ़े, लेकिन आप लेते तो इन्फॉर्मेशन ही है, तो ये भी स्रोत है। तीसरा है आपका दंत कथा, यानी कि जब आप किसी चीज को बोलते हैं तो आपके मुंह में दांत अवश्य होते हैं, और जिस व्यक्ति के मुंह में दांत बिल्कुल भी नहीं होते हैं आप उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब आप उस इंफॉर्मेशन को भी जान नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये तीनों तो आपके सूचना के स्रोत है। और चौथा ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स कंप्यूटर का हार्डवेयर। देखिए कंप्यूटर का हार्डवेयर वो होता है जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, या फिर आपका कोई प्रिंटर हो गया। तो ये सभी क्या है भौतिक बनावट जो कंप्यूटर के होते हैं, तो ये कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अगर सॉफ्टवेयर की बात होता तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी राइट होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सूचना के स्रोत नहीं है, तो जो नहीं है वो है कंप्यूटर का हार्डवेयर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपसे यही पूछा गया है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 224 आपसे कहता है कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए टीचिंग जो आप करते हैं इसका उद्देश्य नहीं है, इसका क्या उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कहता है कथात्मक, ऑप्शन सी कहता है प्रचारात्मक और ऑप्शन डी कहता है कौशलात्मक। तो जो आप टीचिंग करते हैं एज अ टीचर, जब आप टीचर नियुक्त होंगे और आप टीचिंग करेंगे तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है? क्या उसका उद्देश्य ज्ञान देना नहीं है? तो बिल्कुल है। कथात्मक, आप किसी चीज़ को बोलेंगे तो कथा के माध्यम से ही बोलेंगे, यानी कि आप उसको बताकर समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये कथात्मक होगा। ऑप्शन सी कहता है प्रचारात्मक, आपका मोटिव प्रचार करने का कभी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है कौशलात्मक, ये भी होगा। यानी कि आपसे पूछा है शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए जो नहीं है वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3 ऑप्शन होते हैं वो राइट होते हैं और आपको रॉन्ग ऑप्शन को छांटना होता है। अगर आप साइकोलॉजी विषय वस्तु को अध्ययन करते हैं तो आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर आप रट्टा मारेंगे तो कभी भी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। और साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आपको चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। तो कहने का मतलब शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक भी होता है, कथात्मक भी होता है और कौशलात्मक भी होता है, लेकिन प्रचारात्मक, आप एज अ टीचर जब पढ़ाते हैं तो आप ये नहीं चाहते कि हमारा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा प्रचार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम फेमस हो सके। देखिए जब आप पढ़ाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें, कथा के माध्यम से चीज़ों को समझें, कौशलात्मक आपकी स्किल डेवलप हो, लेकिन प्रचार करने का यानी पब्लिसिटी करने का आपका कोई मोटिव नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 225 आपसे कहता है कि सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्गत यानी कि अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभ्यास का नियम किसने दिया। ऑप्शन ए कहता है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी कहता है कोहलर, ऑप्शन सी गुड और ऑप्शन डी कहता है स्किनर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक, क्योंकि सीखने के जो नियम दिए हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए अभ्यास का नियम जो है वो सीखने के नियम है और ये देने वाले थॉर्नडाइक साहब है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 226 आपसे कहता है कि किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए किंडरगार्टन जो प्रणाली है ये शिक्षण का एक सिद्धांत है और वो किस सिद्धांत पर आधारित है, बेस्ड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है करके सीखने के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी कहता है अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी कहता है रुचि पर और ऑप्शन डी कहता है चयन के सिद्धांत पर। और इस प्रणाली को जो हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर शिक्षण के कौन से सिद्धांत का विकास होता है, या किस सिद्धांत के विकास पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स ये करके सीखने के सिद्धांत पर बेस्ड नहीं होता, क्योंकि इस पर जो बेस्ड होता है वो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। और अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर आप कोई भी ऐसा मेथड नहीं पढ़ते जिससे आप अक्रियाशील हो जाए। ऑप्शन सी कहता है रुचि पर। जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है और इसीलिए आप देखते हैं कि जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसको इस तरीके से डेवलप किया जाता है और बच्चे के हिसाब से उसको बनाया जाता है, ताकि बच्चा आए यहाँ पर और उसको बोरियत फील ना हो और वो चीज़ों को देखकर एक दूसरे के साथ रिलेट करके अपने घर परिवार में जो चीज़ें देखता है वही उसके आसपास हो और उससे रिलेट करके उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो और वो चीज़ों को करते करते सीखना प्रारंभ करे। तो इसीलिए जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो चयन के सिद्धांत पर भी नहीं होता, वो बेस्ड होता है आपके रुचि के सिद्धांत पर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 227 आपसे कहता है प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। देखिए प्रभावशाली संप्रेषण यानी कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, मतलब जब आप किसी से बातचीत करते हैं आपका संप्रेषण होता है तो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। तो ये जो प्रभावशाली संप्रेषण है ये भागीदारी होती है किस चीज़ की। ऑप्शन ए कहता है शिक्षक और शिक्षार्थी, ऑप्शन बी कहता है प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, ऑप्शन सी कहता है शिक्षण कर्मचारी और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है उसमें दो लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो क्या हो सकता है। तो प्रधानाचार्य शिक्षक का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि हम एक टीचर हैं और टीचर का संबंध स्टूडेंट से होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें शिक्षण कर्मचारी भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। जब शिक्षक किसी कक्षा में पढ़ाते हैं तो शिक्षक जिस भी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं उसमें स्पष्ट बोलचाल शिक्षक को करना होता है और शिक्षार्थी को चीज़ें समझ में आए इसके लिए स्पष्ट और क्लियरिटी के साथ उनको बोलना समझाना होता है। अगर इस तरीके से आप करते हैं और आपके बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता है, बच्चे चीज़ों को समझ जाते हैं, तो इसका मतलब आपका प्रभावशाली संप्रेषण वहाँ पर हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 228 आपसे कहता है कि किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है। देखिए ये कथन आपसे पूछा गया है सिंपल सा कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन और दिशा बोध, यानी कि जो आप शिक्षण अधिगम के लिए जो भी उद्दीपन देते हैं, जो भी मार्गदर्शन करते हैं, जो भी दिशा या बोध या फिर प्रोत्साहन देते हैं, तो ये शिक्षण अधिगम के लिए दिया जाता है। और ये किसका कथन है? ऑप्शन ए कहता है बर्टन का, ऑप्शन बी कहता है रायबर्न का, ऑप्शन सी कहता है वर्टन का और ऑप्शन डी कहता है जॉन डेवी का। तो आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन ये सभी कथन किस महोदय के हैं। तो ये कथन स्टूडेंट्स है आपके बर्टन साहब का और ये फैक्चुअल प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करना होता है। अगर आप कंटेंट को अच्छे से कवर करते हैं तभी आप कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट को कवर करें और उसको बार बार रिवाइज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 229 आपसे कहता है कि किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। यानी कि फिर से एक कथन आपसे पूछा गया है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। यानी कि शिक्षण के माध्यम से बच्चों के अंदर जो शक्तियाँ हैं उसका विकास होता है। ऑप्शन ए कहता है रायबर्न का, ऑप्शन बी कहता है जॉन डीवी का, ऑप्शन सी कहता है हर्बर्ट का और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी आपका ऑप्शन नंबर ए रायबर्न साहब का है, क्योंकि रायबर्न साहब का ही ये कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 230 आपसे कहता है कि किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। देखिए फिर से कथन आपसे पूछा गया है कि शिक्षण कौशल यानी कि जो टीचिंग स्किल है एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। यानी कि ये कथन भी आपके अध्यापक से रिलेटेड है और इसके बारे में बताने वाले ऑप्शन कहते हैं गेज, ऑप्शन बी कहता है रायबर्न, ऑप्शन सी कहता है बर्टन और ऑप्शन डी कहता है जॉन डीवी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ये कथन जो है वो गेज साहब के द्वारा दिया गया है। स्टूडेंट्स अगर ये कथन आपसे गलत होते हैं तो इन कथनों को आपको ध्यान रखना है, नोट करना है, क्योंकि सीधा सीधा सुपर टेट के एग्जाम्स में आपके अगर कथन से रिलेटेड आ जाए तो उन प्रश्नों को राइट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि आप कथन को पहले से पढ़े, उससे पहले से परिचित हो। अगर आपने कथन को पहले से पढ़ रखा है, आप उसे जानते हैं, तभी आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 231 कहता है कि किसका कथन है यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंत्य प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। यानी कि ये भी आपसे कथन पूछा गया है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंत्य प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर मैकिंटेयर तथा वाइट का है, ऑप्शन बी कहता है अरस्तु का है, ऑप्शन सी कहता है गेज का है और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो इस कथन का भी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मैकिंटेयर तथा वाइट साहब का ये कथन है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का एक स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंत्य प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में भी सुगमता प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 232 आपसे कहता है कि किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली प्रक्रिया है। देखिए ये भी आपसे एक कथन पूछा गया है और कथन पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक ले जाने वाली एक संक्रिया है। ऑप्शन ए कहता है विक्स का, ऑप्शन बी कहता है रायबर्न का, ऑप्शन सी कहता है अरस्तु का और ऑप्शन डी कहता है जॉन डीवी का। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है किस महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कथन भी आपके विक्स महोदय का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 233 आपसे कहता है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। देखिए अगर आप बच्चों में
कल्पना शक्ति का विकास करते हैं तो कैसे कर सकते हो। ऑप्शन ए कहता है प्रश्नोत्तर द्वारा, ऑप्शन बी कहता है कहानी द्वारा, ऑप्शन सी कहता है व्याख्या द्वारा और ऑप्शन डी कहता है समूह कार्य द्वारा। तो आपको बताना है कि बच्चों में यदि आप कल्पना शक्ति का विकास करना चाहते हैं तो किसकी सहायता लेंगे। क्या आप प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करेंगे, या कहानी विधि का, या व्याख्या विधि का, या फिर समूह कार्य विधि का। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति यानी कि वो इमेजिन करते हैं, कल्पना में खोते हैं। तो अगर आप कभी भी कल्पना शक्ति का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कहानी मेथड, यानी कि इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 234 आपसे कहता है कि पर्यटन के प्रकार है। देखिए पर्यटन जो आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं इसके प्रकार कितने हैं। ऑप्शन ए कहता है संक्षिप्त या लघु पर्यटन, ऑप्शन बी कहता है सामान्य पर्यटन, ऑप्शन सी कहता है विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताने हैं कि पर्यटन के प्रकार इसमें से कौन से हैं। तो अगर आप देखेंगे तो संक्षिप्त पर्यटन भी होता है और लघु पर्यटन भी होता है, इसी प्रकार से सामान्य पर्यटन भी होते हैं और विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन भी होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 235 आपसे कहता है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है। देखिए खेल विधि जो आपका प्ले मेथड है इस पर आधारित शिक्षण पद्धति यानी कौन सी शिक्षण पद्धति इस पर आधारित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है किंडरगार्टन पद्धति, ऑप्शन बी कहता है डाल्टन पद्धति, ऑप्शन सी कहता है मॉन्टेसरी पद्धति और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है कि जो खेल विधि है वो आधारित होता है किस शिक्षण पद्धति पर। तो स्टूडेंट्स किंडरगार्टन पद्धति भी आपकी खेल विधि पर आधारित होते हैं यानी क्योंकि बच्चों को इसमें इंटरेस्ट को जगाया जाता है। डाल्टन विधि में भी बच्चों को जो है खेल खेल में चीज़ों को सिखाया जाता है, बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर बताया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति जो मॉन्टेसरी पद्धति है ये भी बच्चों के खेल खेल पर बेस्ड है, मतलब बच्चे पर किसी तरीके से दबाव नहीं बनाया जाता। ये सभी विधि जो है वो खेल विधि पर आधारित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी ये सभी विधि आपकी खेल विधि पर आधारित है और इन सभी विधियों का प्रयोग आपको अपने टीचिंग में करना है, तभी आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन क्वेश्चनों के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 236 आपसे कहता है कि वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता। देखिए वाद विवाद प्रविधि यानी कि आपने देखा होगा कि जो वाद विवाद प्रविधि होता है इसके खोजकर्ता कौन है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है हैरी ए ओवरस्ट्रीट, ऑप्शन बी कहता है डाल्टन, ऑप्शन सी कहता है फ्रोबेल और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वाद विवाद प्रविधि है इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता स्टूडेंट्स हैरी ए ओवरस्ट्रीट यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता आपके हैरी ए ओवरस्ट्रीट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 237 आपसे कहता है कि थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं ये आपको बताना। ऑप्शन ए कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 4, ऑप्शन सी कहता है 5 और ऑप्शन डी कहता है 6। तो स्टूडेंट्स थॉर्नडाइक साहब ने जो मुख्य नियम दिए हैं उनकी संख्या 3 है और जो उन्होंने गौण नियम दिए हैं उनकी संख्या 5 है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुख्य नियम कितने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 238 आपसे कहता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, यानी कि जो थॉर्नडाइक साहब ने जो अपने मुख्य नियम दिए हैं उनकी संख्या तो 3 है। अब वो कौन कौन से हैं वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी कहता है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी कहता है तत्परता का नियम और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो थॉर्नडाइक साहब ने जो सीखने के नियम बताए उसमें 3 मुख्य नियम बताएं और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने बताया किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए तत्पर होना जरूरी है, यानी कि तैयार होना जरूरी है। जब व्यक्ति तैयार होगा तो ये क्रम में पहले आता है, उसके बाद आता है अभ्यास, तो उसको अभ्यास करना चाहिए, यानी कि ये क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। और जब व्यक्ति तैयार होगा और फिर वो लगातार अभ्यास करेगा तो वो ज़रूर सीखेगा, इसका मतलब उसका प्रभाव उस सीखने पर बेहतरीन पड़ेगा, तो ये तीसरे क्रम में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए थॉर्नडाइक के मुख्य नियम का सही क्रम क्या है तो सबसे पहले होता है तत्परता का नियम, उसके बाद होता है अभ्यास का नियम और उसके बाद होता है प्रभाव का नियम। ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
ये नियम स्टूडेंट थॉर्नडाइक साहब ने इसलिए दिया था क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए पहली बार तैयार ही नहीं होंगे तो आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। लेकिन कोई भी चीज़ कितना भी कठिन हो उसको सीखने का एक सही तरीका होता है और उसको सीखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, यानी तत्परता होनी चाहिए। उसके बाद उसको लगातार अभ्यास करने चाहिए और उसके बाद जितना ज़्यादा वो अभ्यास करेगा उसका प्रभाव उतना ही बेहतरीन पड़ेगा, रिजल्ट उसको, परिणाम उसको बेहतर मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार जोर देता हूँ कि आप चीज़ों को, यानी जो कंटेंट मैं आपको करवाता हूँ उन कंटेंट को अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके बाद बार बार उसको अभ्यास कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा, आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक बहुत जल्द ही पहुँच पाएंगे। इसीलिए मेरा फोकस भी आपसे यही होता है। मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप थॉर्नडाइक की चीज़ों को फॉलो कीजिए तो आप जीवन में किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपके मन में उस चीज़ को सीखने के प्रति इच्छाएं हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर अभ्यास करने पड़ेंगे, तभी आपको उसका परिणाम यानी प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 239 आपसे कहता है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, इसमें से थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन बी कहता है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है दोनों और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो इनमें से कौन सा है। स्टूडेंट सीडीपी सेक्शन में जो आपके सुपरटेट सिलेबस में टॉपिक दिया गया है अधिगम के सिद्धांत का प्रभावी प्रयोग, तो इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में आपको सभी सिद्धांत मोस्टली मैंने आपको करा दिए हैं। जो अधिगम से रिलेटेड आपके सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, किसी भी तरीके से जो अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सुपर टेट के सिलेबस में भी है, वो मैंने डिटेल में आपको कराया। अगर आपने उनको अच्छे से किया होगा तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। मैंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बहुत सारे नाम होते हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो सभी पॉइंट मैंने आपको कराए। अगर आपने वो क्लासेस अच्छे से देखे हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको हम प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। सूझ का सिद्धांत नहीं कहते क्योंकि सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का है और इसके प्रवर्तक जो है मैक्स वर्दिमर और आपके वल्फगंग कोहलर इसके मुख्य है। तो इसलिए सूझ का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का नहीं है, तो इसलिए दोनों भी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 240 यानी 240 में आपसे पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। देखिए थॉर्नडाइक साहब ने जो अपना प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पर किया था। ऑप्शन ए कहता है बिल्ली पर, ऑप्शन बी कहता है कुत्ते पर, ऑप्शन सी कहता है शेर पर और ऑप्शन डी कहता है गाय पर। स्टूडेंट थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सुपर टेट एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाने, ये नहीं बता सकता मैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हर पेपर में पूछा जाता है। मोस्टली चांसेस होते हैं यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने के ही, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाना निश्चित है। अब वो कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा ये हमें भी नहीं पता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थॉर्नडाइक साहब को अच्छे से डिटेल में स्टडी करें और साथ में थॉर्नडाइक साहब के साथ साथ और भी जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करें। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उनको अच्छे से अध्ययन करें, उसको बार बार रिवाइज करें और तभी आप टेस्ट सीरीज़ को लगाएं। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी तैयारी कितनी बेटर है और आप साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ कितना स्कोर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पर और आपकी तैयारी पर। जितना ज़्यादा आप तैयार रहेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही परिणाम, प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक साहब ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि उनके जो सिद्धांत उसको हम प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था बिल्ली पर। स्टूडेंट्स कुत्ते पर किया था IP पावलव ने, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। और शेर पर और गाय पर ये आपको वैसे ही दिए गए हैं ऑप्शन पूरा करने के लिए। राइट ऑप्शन आपका है बिल्ली पर। और अगर आपने थॉर्नडाइक को पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो आप इजीली तभी पहुंच पाएंगे जब आप चीज़ों से परिचित होंगे, और चीज़ों से परिचित होने का तरीका ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उस एग्जाम का सबसे पहले सिलेबस निकालें और उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़े। उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट लगाए। जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का टेस्ट लगाए, तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमने जितने प्रश्न सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके स्कोर 20 में से कितने हैं और क्वेश्चनों का स्तर आपको कैसा लगा। क्या आपको क्वेश्चनों का स्तर सही लग रहे हैं? और स्टूडेंट्स ये सभी प्रश्न आपके
बीएड और डीएलएड के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे और अपना स्कोर ज़रूर बताइए और क्वेश्चनों का कलेक्शन कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूं या फिर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।